तो जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में पहुंची तो एकदम शॉक लगा कि अरे और कोई भी लेडी ऑफिसर नहीं। और दूसरा क्या हुआ कि वो जो मेरे बैचमेट्स थे, अबाउट 70 के आसपास थे, अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर, यंग मैन, उनके दिमाग में क्या था कि ये तो गलती कर दी, ये तो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स सर्विस में थी, वो महिलाओं के लिए उचित सर्विस है, वो छोड़कर ये क्या नया जॉब लेके आ रही है। लूट वगैरह तक तो ठीक है, और कैसी कैसी लाशें उसे देखनी पड़ेंगी। ये मेंटली आपको कितना परेशान करता होगा जब आप घर लौटते होंगे। तो मतलब फिर उस तरह जेल हो पाते हैं, परिवार के साथ बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कट पाते हैं वो जो दिन भर में देखा उससे। और मुझे ये बहुत लगता था कि आई एम अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। गलत फहमी यहाँ हो गई है ना कि हमको ऐसा लगता है कि आई एम अकाउंटेबल टू द चीफ मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर, जबकि बेसिकली मैं किसको अकाउंटेबल हूँ, ईदर कॉन्स्टिट्यूशन और द सिटीजन। लेकिन प्रमोशंस, ट्रांसफर्स तो उन्हीं के हाथ में है। बस मेरे ऑफिसर्स का ये कहना ठीक था कि हमने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी किया तो केस ट्रायल पे आएगा 5 साल बाद, सजा होगी 10 साल के बाद, उससे अच्छा मैडम उड़ा दो। लेकिन कसाब का मामला खैर दूसरी तरह का था। हमें नहीं मालूम, हमें तो या तो वकील साहब ने बताया, उज्जवल निकम ने, कि वो बिरयानी मांग रहा है। नहीं, गलत। पर संजय दत्त को लेकर बहुत खबरें आती थी, आज आटा मान रहे हैं, आज पौधे लगा रहे हैं। ये मीडिया तो कहता था आप उसको ड्रग सप्लाई करते हो, आप उसको खास खाना देते हो। हमारे देश में पुलिस की छवि कुछ ऐसी है कि शुरू से ही बताया जाता है पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि गली चौराहे नुक्कड़ हर जगह पुलिस तैनात है, हमारी सुरक्षा के लिए है। कई बार ये बात उल्टी भी पड़ जाती है, घटनाएं होती हैं जब सुरक्षा के लिए बनी पुलिस हमारे लिए मुसीबत भी बन जाती है। लेकिन हर किसी के घर में पुलिस वाला नहीं होता, ना सब पुलिस वाले बनते हैं। पुलिस के बारे में हमारे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो सेकंड हैंड होती है, थर्ड हैंड होती है, और कम ही ऐसा होता है, आजकल तो खैर होने भी लगा, लेकिन फिर भी कम होता है जब कोई पुलिस वाला अपनी उस जिंदगी के बारे में बताए जो हमने देखी नहीं, यानी कि इनसाइडर्स, कि वो क्या महसूस करता रहा या करती रही, उसने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए अपनी जिंदगी में, और कितनी तरह के केसेस आते हैं अलग अलग तरह के। और वो खुद भी इंसान है तो कई बार उनकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी वो सबसे ऊपर। तो आज हमने सोचा कि पुलिस पर बात करें। एक आध बार पहले भी की है, लेकिन इस बार थोड़ा सा विस्तार में करें। मेरे साथ जो हैं उन्होंने 36 साल पुलिस में सेवा दी है, महाराष्ट्र उनका कैडर था। मैडम कमिश्नर नाम की उनकी किताब आई है, नाम है इनका मीरा चड्ढा बोरवनकर। मैंने नाम एकदम सही लिया? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। मीरा जी जो हैं, मीरा नहीं मीरा, बिंदी है। मीरा जी जो हैं वो 36 साल तक, मैंने जैसा बताया, महाराष्ट्र पुलिस में सेवा देती रहीं, आईपीएस हैं। और 1981, मेरे जन्म से भी 6-7 साल पहले, वो उस बैच में ट्रेनिंग कर रही थी, अकेली महिला थी। इसके बाद वो पहली आईपीएस बनी जो एसपी रहीं महाराष्ट्र में किसी ज़िले की, और पहली महिला अधिकारी थी जो कमिश्नर बनी महाराष्ट्र में। और बहुत सारे केसेस जिसमें मैं पढ़ रहा था इनकी किताब, तो छोटा राजन का केस हुआ, या दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, या फिर जलगांव सेक्स स्कैंडल था, और हाईवे पर डकैती, या पोर्ट पर चोरी। उन्होंने बहुत कुछ हैंडल किया अपनी लाइफ में। मतलब जितनी हमारी उम्र है उतना उनका करियर है। आप बार बार मुझे बूढ़ा क्यों बता रहे हैं? मैं आपको एक्सपीरियंस्ड बता रहा हूँ। Okay. तो मीरा जी से बात करने में मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि उनके पास बहुत सारा तजुर्बा है, और ख़ासकर चूँकि वो महिला पुलिस अधिकारी रही हैं तो उनके पास अपना एक ख़ास नज़रिया है जो हम बहुत बार मिस कर देते हैं। मतलब बात तो पहले भी हुई पुलिस वालों से एक आध दफ़ा, लेकिन पहली बार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई, कि कोई महिला आईपीएस हमारे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। आप हैं? अभी प्रोग्राम के एंड तक पता चलेगा। 1981 आपका बैच था। किताब में पढ़कर मैं महसूस कर पा रहा था कि आप क्या महसूस कर रही हैं। एक ऐसा बैच जिसमें कोई महिला नहीं थी, आप अकेली थी, बाकी सब मर्द थे। और उसमें मैं देख रहा था आप कैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रें हमेशा ये परखती रहती हैं कि यार ये तो औरत है और आईपीएस में आ गई। और आपने ऑलरेडी एक सर्विस ज्वाइन की थी, उसे छोड़ कर आई थी। तो ऐसा भी नहीं था कि आपके हाथ बस यही था, बल्कि आप एक चीज़ अच्छी खासी अपनी प्लेट में वो छोड़कर इसमें शामिल हुई। आगे भी बढ़ूंगा, और मैंने आगे पढ़ा भी है किस तरह आप जब पुलिस में चली गई तो
इन नज़रों ने पीछा नहीं छोड़ा, परखती रहीं कि एक महिला है, पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और 81 मैं मतलब समझ सकता हूँ, आज भी समझ रहे हैं हम, तो 81 तो वैसे ही मुश्किल रहा होगा। तो थोड़ा सा इससे शुरू कीजिए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रेनिंग के दौरान या पहली पोस्टिंग के दौरान? मुश्किल था? हाँ, ऐसा था कि मेरे को लगा नहीं कि 81 के बैच में मैं अकेली महिला होंगी। कि उससे पहले 1-2 बैचेस में 4 लेडीज़, 5 महिलाएं ऐसे होके गई थी। तो जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में पहुंची तो एकदम शॉक लगा कि अरे और कोई भी लेडी ऑफिसर नहीं। और दूसरा क्या हुआ कि वो जो मेरे बैचमेट्स थे, अबाउट 70 के आसपास थे, अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर, यंग मैन, उनके दिमाग में क्या था कि ये तो गलती कर दी, ये तो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स सर्विस में थी, वो महिलाओं के लिए उचित सर्विस है, वो छोड़कर ये क्या नया जॉब लेके आ रही है। तो वो 70 लोग ही मेरे एडवाइजर बने रहते थे कि तुम वापस जाओ, वापस जाओ। कभी उनको गुस्सा भी आ जाता था कि इस एक लेडी की वजह से हमारी जो फ्रीडम है अच्छा, वो कम पड़ रही है। वो जो खास तरह की फ्रीडम होती है, महिला जब नहीं होती, पुरुषों में जो आ जाती है। तो वो उनको बहुत लगता था। तो इसलिए शुरुआत चैलेंजिंग रही। और मैं कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थी। मैंने बचपन में हॉर्स राइडिंग की थी। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो पंजाब पुलिस में घोड़े होते थे। और घर में एक वो थी .22 राइफल थी जो मैं प्रैक्टिस करती थी। और मुझे स्कूटर चलाने का बहुत शौक था। उस टाइम हमारे पास एक लेम्ब्रेटा था और एक वेस्पा था, वो मैं चलाती थी। परंतु फिर भी आईपीएस की ट्रेनिंग इतनी कठिन है, फिजिकल फिटनेस पे इतना ज़्यादा दबाव है कि वो स्टैंडर्ड तक लाने के लिए मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि मेरे उस्ताद को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो फिजिकल चैलेंज, एक्सेप्टेंस और होम सिकनेस। मैं पंजाब से थी और ये हैदराबाद में ट्रेनिंग कॉलेज में, घर भी मैं बहुत मिस करती थी। और जब मैंने महाराष्ट्र में नासिक ज्वाइन किया तो वही फिर से शुरुआत की। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स को लगे ये मैडम क्यों आई आईपीएस में, इनका क्या रोल है। तो उस जमाने में लेडी आईपीएस के रोल के बारे में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इनसे करवाएं क्या? हाँ, एक जो मैंने उदाहरण दिया है, मैं बहुत लर्निंग मोड में थी। मैंने कहा चलो अब आ तो गए, अब सीख तो लें। अब ऑडिट्स छोड़ दिया, अब पुलिस तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं बहुत लर्निंग मोड में थी और मुझे डॉक्यूमेंटेशन तो अच्छा लग रहा था। गुने का इन्वेस्टिगेशन करना, पंचनामा करना, रिकवरी करना, पेपर वर्क अच्छा लग रहा था। और मुझे क्या लगा कि जब तक मैं पुलिस रेड्स, वो क्या होते हैं, दारू के अगेंस्ट रेड, जुगार, गैम्बलिंग रेड्स, अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन, बिल्कुल, तो उसमें भी मुझे लीड करना चाहिए क्योंकि मैं तो आईपीएस हूँ। और बाद में समझ में आया कि भद्रकली पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ी चर्चा हुई कि ये तो महिला तो आईपीएस है। अगर हम रेड करने पुलिस जीप में गए तो हमारे इंस्पेक्टर शिंदे साहब को पीछे बैठना पड़ेगा। क्योंकि मैडम आईपीएस होने की वजह से आगे बैठेंगी। उस पर बहुत चर्चा हुई। तो ऐसे अब आप कुछ भी कह लो, अभी तक भी हम पुरुष प्रधान हैं। तो उस टाइम पे उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल था ये समझना कि महिला पुलिस अधिकारियों की समाज को ज़रूरत है और वो कुछ कर पाएंगी, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करते करते फिर कहीं तो उसी प्रवास में मैं भी कंफर्टेबल हो गई और मेरे साथ काम करने वाले भी शांत हो गए। जब आप एकेडमी में थी और हैदराबाद आपने बताया, वैसे पंजाब से हैं? पंजाब से। अच्छा। और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ। और बहुत एक छोटी सी जगह है फाजिल्का, आज वो हाँ, आज वो जिला बना है, तब एक तालुका था। हिंदी मीडियम के लिए सेम पिंच। और हम नीचे बैठते थे, हमारे यहाँ स्कूल में कुर्सियाँ नहीं होती थी। नीचे भी बैठा हूँ, हाँ, याद आ गया। तो मेरे जो दिल्ली के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले कजन्स थे, वो बहुत बोलते थे टाटो वाले स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, टाटो वाला स्कूल। तो एक तो वो मुश्किल है कि भाई आप पंजाब से थी, हैदराबाद ट्रेनिंग करने चली गई और मुंबई मतलब महाराष्ट्र आपने चुना, मराठी स्पीकिंग, और वो दौर तो बाल ठाकरे के उद्भव का भी था। आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर पहले ये बताइए मुझे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है
एकेडमी में किस तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है, क्या क्या एक आईपीएस को सिखाते हैं? मैंने अपनी पुस्तक में चर्चा की है कि फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। तो देखिए, सुबह हम योगा करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम परेड करेंगे, फिर रोप क्लाइंबिंग, और फिर उसमें हर रोज तो नहीं बट रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और जंगल सर्वाइवल नाइट्स। फिर पिट्ठू डाल के आप 30 किलोमीटर जाओ, 9 किलोमीटर शुरू करते हैं, 30 किलोमीटर, ऐसा ऐसा। तो फिजिकल ट्रेनिंग पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस है कि मुझे लगा कि इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स, टेक्निकल जो आज तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, अपना जो इन्वेस्टिगेशन में उसका पार्ट है, इस पे थोड़ा सा और जोर होना चाहिए था। ये ऐसा मुझे लगता है। लॉ भी सिखाते हैं? हाँ, लॉ। अच्छा, जो ट्रेनिंग होती है महिलाओं पुरुषों की, फिजिकल खासकर, इसमें कोई फर्क रखते हैं या दोनों को उसी तरह दौड़ाते हैं? 1981 तक कोई फर्क नहीं था। तो हॉर्स राइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, ऑब्स्टिकल्स, रोप क्लाइंबिंग, और इन सब के दर्जे भी एक थे। देखिए, वो जो पुलअप्स होते हैं, हाँ, तो पुलअप्स में मेरे को बहुत कठिनाई हो रही थी, पर उसका 30 गुण थे, उसमें 30 मार्क्स थे। तो उस्ताद ने कहा, ये तो मेडिकली प्रूव्ड है, महिलाएं तो कर नहीं पाती हैं, तो फिर आप हमें क्यों वो 30 में 0 दे रहे हो? पर उसके बाद मेरे हिसाब से 90s में जब और महिला अधिकारी आई और वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में जब एज फैकल्टी गई, तो उन्होंने महिलाओं की ट्रेनिंग में बदलाव किया, और हमारे स्टैंडर्ड आज की डेट में कम है या डिफरेंट है देन मेल स्टैंडर्ड्स। हाँ, वो होना भी चाहिए था। निशानेबाजी बहुत अच्छी थी आपकी। नेचुरल। और मैंने एक इंसिडेंट कोट किया है कि उस्ताद ने कहा, यादव उस्ताद ने कहा, जब मेरी अच्छी शूटिंग हुई और ऑल बुल्स, तो एक जो मेरे बैचमेट थे, वो बहुत तिरस्कार की भावना से, क्या बोले, ये तो फ्लूक होगा, इसको बोलो दोबारा करें, दोबारा शूट फिर करें। लगा निशाना। हाँ, तो उस्ताद ने कहा, सर हम कितने वर्षों से देख रहे हैं, महिलाओं के हाथ पुरुषों के हाथ से अधिक स्थिर है। तो somehow God given gift है ये। तो ये जो आप उस्ताद बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा था, और अब आप थोड़ा विस्तार डालिएगा। ये सब वो लोग होते हैं जो खुद आईपीएस नहीं होते और छोटी रैंक्स के अधिकारी होंगे, है ना? कई जगह तो मैंने सुना हेड कांस्टेबल के स्तर के लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं। ये रिश्ता थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता होगा कि एक आईपीएस अफसर बनने वाला है, भाई सब सैल्यूट करेंगे उसे, और एक वो व्यक्ति उसे सिखाता है जो उसे सैल्यूट करने ही वाला है कुछ दिन बाद। ये रिश्ता कैसा है? ये है तो बहुत ही सेंसिटिव रिश्ता, पर ये मैं कहूँगी कि जब सिलेक्शन ऑफ उस्ताद होता है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, तो वो बहुत ही माइन्यूटली देखा जाता है कि ये उस्ताद जो है ये सीनियर ऑफिसर्स को कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि फ्रॉम डे 1 हम तो सीनियर ही हैं, मिडिल लेवल हैं, वो जूनियर हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छे से जज की जाती है और हमें भी सेंसिटाइज किया जाता है। और मैं ये कहना मांगूंगी, हमारे देश में अभी भी जो अध्यापक की, टीचर की, उस्ताद की जो रिस्पेक्ट है, जो आदर है, वो मुझे मेरे सब बैचमेट्स में दिखा। और मैं अब तो कितने ही स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस में जाती हूँ, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेजेस में उस्ताद का आदर आज भी कायम है। उस्ताद कह रहे हैं, उसी से लग रहा है मुझे तो उस्ताद तो उस्ताद है। आपको उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत दौड़ाया, आप वहाँ अकेली भी रही एकेडमी में, और ये मेरा आखिरी सवाल एकेडमी से जुड़ा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। कभी लगा कि वापस चले जाते हैं, छोड़ो? नहीं, मुझे एक बार भी ये नहीं लगा, और 36 वर्ष की सर्विस में भी कभी नहीं लगा कि वापस जाते हैं। मुझे बहुत ये समाधान कारक करियर है, इसलिए मैं महिलाओं को बहुत बोलती हूँ, लड़कियों को, अगर तुम 9 से 5 का करियर ढूंढ रहे हो कि 9 से 5 की जॉब, तब पुलिस में मत आओ। पर एक ऐसा करियर है, तब तो मीडिया ही मत आओ, खैर। तो ये एक ऐसा करियर है कि सेटिस्फेक्शन बहुत देता है। अगर आपको, इफ यू लाइक चैलेंजेस, बट ये भी नहीं है, ये सिंघम भी नहीं है।
अब तो हाँ, जैसी बना दी गई छवि। हाँ, तो वो भी नहीं है, इसमें बहुत डेस्क जॉब भी है। हाँ, देखिए, कोई भी अगर गुनाह इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको एफआईआर अच्छे से ड्राफ्ट करना चाहिए। सारा उस घटना के सारे जो पहलू हैं, वो पहला डॉक्यूमेंट है हाँ जिस पर कोर्ट का फैसला बहुत निर्भर करेगा। हाँ, उसके बाद पंचनामा आप जैसे करते हैं, आप जैसे विटनेसेस की स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो ये डेस्क जॉब भी बहुत है। उसके अलावा चैलेंजेस इंटरेस्टिंग भी और पर चैलेंजिंग एक भी चैलेंज बहुत मुझे है। लगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब मैं भी आपकी जगह होता तो सोचता यार ये क्या काम पकड़ लिया। सोफिस्टिकेटेड घरों से आते हैं लोग, है ना, लाशें भी नहीं देखी, कटा छिला जला कभी नहीं देखा, खून भी देखते हैं तो चक्कर आने लगता है। तो फिर मत आइए। हाँ, लेकिन अचानक से जब कोई जाता है, पहले तो लगता है ना ठीक है आईपीएस से देख लेंगे, तो खुद को कैसे तैयार करते हैं सब देखने के लिए। मुझे याद है हम एक बार गांव में थे, तो वो मेरे साथ पहली बार था, मैं छोटा था, पता चला नहर के किनारे हमारा गांव है, कोई लाश आई है। तो जब मैं पहुंचा तब तक ये स्थिति थी कि लाश रखी जा चुकी थी और उसका ये भी नहीं पता लग रहा था कि वो आदमी की लाश है या औरत की। और मैंने वहाँ 2 पुलिस वालों को पेन ऐसे खोल के एकदम और लाश को ऐसे वो देखा मैंने कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब मैं तो हिल गया कि यार इन्हें हम चालान काटते देखते हैं, लोगों को डराते धमकाते देखते हैं, लेकिन ये काम भी इन्हें अपने हाथ से करना है। आप जब शुरू में पहुंचे तो खुद को कैसे तैयार करते हैं ये सब देखने के लिए? पहले तो ट्रेनिंग में जो हमें पहली लाश दिखाई गई वो 100% बर्न्ट डेड बॉडी ऑफ ए वुमन थी। उस टाइम मैंने बहुत सेल्फ टॉक किया कि अब मैं इस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ, थैंक यू, तो मुझे अब इसको फेस करना पड़ेगा। और नासिक में जो मैंने पहली डेड बॉडी देखी वो तो और भी भयानक थी। वो एक मेल डेड बॉडी जिसको कि एक इसमें पोता जिसको बोलते हैं गनी बैग, अच्छा, उसमें डाल दिया। उसमें बांधा गया था और वो इतनी पुरानी थी और इतनी स्मेल आ रही थी। तो मैंने देखा कि हमारे ऑफिसर्स अपने उसमें ये रखते हैं पॉकेट्स में यूकलिप्टस का कि लगाओ। तो वो जो मृतदेह जो एक बोरी में बंद है, उसको जब खोला गया तो मेरे को फिर खुद से संवाद करना पड़ा कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैडम अभी बेहोश हो जाएंगी क्या, तो मैं नहीं हुई। ये तो केवल वो हिस्सा है जिसमें लाश देखी, पर मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि जब पुलिस वाला सुबह उठकर ड्यूटी पर जाता होगा उसे कोई आइडिया नहीं होता होगा कि कितनी जघन्य हत्या आज देखने वाला है, किस तरह का रेप देखेगा। मतलब लूट वगैरह तक तो ठीक है, और कैसी कैसी लाशें उसे देखनी पड़ेंगी। ये मेंटली आपको कितना परेशान करता होगा जब घर लौटते होंगे। तो मतलब फिर उस तरह जेल हो पाते हैं, परिवार के साथ बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कट पाते हैं वो जो दिन भर में देखा उससे? तो एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज अपने देश का जो पुलिस है वो काम कर पा रहा है तो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट। अपने देश का हर कांस्टेबल हर राज्य का 365 दिन 14 घंटे काम करता है एवरेज, और मैं इसको बढ़ा नहीं रही हूँ। और फिर वो इस तरह के खून, रॉबरीज, घर फोड़ी, बलात्कार, स्कैंडल्स, पूरे सेक्स स्कैंडल्स देखता है। तो वो कैसे, कई बार मुझे लगता है कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। पर वो जो है ना, एक बहुत अच्छा पॉइंट क्या है कि पुलिस स्टेशन में जो वातावरण है ना, शायद आप एज ए नागरिक जब जाते हैं तो आपको किसी और तरह का दिखे। हाँ, तो हमारा पुलिस स्टेशन का टीम वर्क बहुत अच्छा है और फैमिली सपोर्ट अच्छी होने की वजह से आज कांस्टेबल या हमारा ऑफिसर 14 घंटे काम कर पा रहा है। आपने जब आईपीएस की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आप गई सबसे पहले पोर्ट पर, है ना? और बाकी किसी कैडर में आप जाते तो शायद पोर्ट देखना नसीब ना होता, संभालना भी नसीब ना होता, लेकिन पहली ही आपकी जो जॉब थी बड़ी ढंग की लग गई एकदम। खूब चोरी चकारी हो रही थी, और जब मुझे याद आता है कि ये तो वो दौर है भाई जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और पोर्ट पर हर तरह की चोरी और तस्करी सब चल रहा था, और यहीं से वो बड़े हुए। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? कैसे आपने जल्दी जल्दी सीखा?
पंजाब में तो पोर्ट भी नहीं है। हाँ, पंजाब में पोर्ट नहीं है, दैट्स राइट। तो पहले तो बॉम्बे में मुझे रोड ही क्रॉस नहीं करनी आ रही थी, जो हमारे अभी के तब भी इतनी भीड़ थी। भीड़ तो नहीं थी पर ट्रैफिक था। ये अपने पीयूष गोयल है ना, हाँ हाँ मिनिस्टर, हाँ हाँ। इनकी जो माता जी थी वो वहाँ की एमएलए थी। अच्छा, एक तब बार मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे रोड क्रॉस कराई थी इन फुल यूनिफॉर्म। वो ही सिखा भी सकती थी भाई, विधायक सिखा सकता, भीड़ भीड़ ये वो क्रॉस कर लिया। वाह। तो पर पोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि फिर मैं लर्निंग मोड में थी, मैंने खूब रात्रि गश्त की है हाँ और मैंने अभ्यास किया कि इतनी चोरियां होती क्यों हैं। तो पता चला कि चोर, पुलिस, कस्टम्स, इंश्योरेंस, क्योंकि चोरी के बाद वो इंश्योरेंस भी देते हैं, और जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, ये सब इकट्ठे हैं। सब मिले। तो 100 रुपए की चोरी करो, 500 का इंश्योरेंस क्लेम करो, और जो चोर है वो आपका सामान आपको वापस दे जाएगा। आहा, मतलब फुल इम्पोर्टर सर्कल था एक्सपोर्टर, पूरा। हाँ फुल सर्कल था। तो जब एक बार समझ में आ गया, तो जैसे हमारे यहाँ करप्ट ऑफिसर्स हैं वैसे उतने ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं। बिल्कुल। और इसमें एक मिस्टर पुरी थे, जिन्होंने बाद में एसएस पुरी तेलगी स्कैम को इन्वेस्टिगेट हाँ, किया। हाँ, उन्होंने हाँ। मुझे बहुत गाइड किया। और एक हमारे इंस्पेक्टर थे वॉले शेट्टी, वो बहुत चैलेंजेस लेते थे कि अच्छा बड़ा थेफ्ट हुआ है, डिटेक्ट करूंगा। तो ऐसा टीम वर्क थोड़े साल में डेवलप हो गया। बट उसमें आपने देखा, मैंने बुक में लिखा है, मेरे खुद के ऑफिस का कांस्टेबल इन्वॉल्व हो गया था। तो ऐसा लर्निंग प्रोसेस में रही, तो थोड़ा टाइम लगा, सिस्टम समझने में समय लगता है। हाँ। और आपके बारे में मशहूर हो गया था कि अच्छा हाँ, एक बात हाँ, तो मैं हाँ, बताना भूल गया लोगों को कि जब आप एकेडमी में ही आई तब आपकी शादी हो चुकी थी, हाँ हाँ हाँ, है ना? और इस पोस्टिंग के दौरान जो आप पहला काम संभाल रही थी, तब आप प्रेग्नेंट थी? कोल्हापुर में प्रेग्नेंट थी। हाँ। जब तक मैं पोर्ट में पहुंची तो मेरा बच्चा छोटा था। कोल्हापुर में आप जो है एक ट्रेनी आईपीएस की तरह आपने काम सीखा, जो कोर्ट में जाके देखते हैं, थानों में देखते हैं। वो नासिक में, कोल्हापुर में मैंने अच्छा सा रेड्स वगैरह करना सीख लिया था। अच्छा, तो ये मशहूर हुआ कि पोर्ट पर आप जो गश्त लगाती हैं, अपनी मोटरसाइकिल में पीछे अपने बच्चे को ही बांध लेती हैं। पर उसका फायदा ही हुआ, लोग ये सारे जो गुनहगार थे ना डर गए, किंवदंती चल पड़ी। वाह। इसके बाद फिर कौन सा काम आपके जिम्मे आया? पोर्ट तो आपने संभाला, चोरियां कम हुई, फिर जोन 4 में गई। वो उस टाइम की टफ जोन थी। मुंबई का कौन सा इलाका? हाँ, माहिम, दादर, माटुंगा, चेंबूर, ये सब थे। और जिस दिन मेरे को वहाँ पोस्ट किया गया तो लोगों को बहुत हैरानगी हुई, आश्चर्य हुआ कि अरे महिला अधिकारी को ये दे दी, जो टफ जोन मानी जाती टफ जोन था। बहुत कंजेस्टेड इलाका है बाय द वे, अभी भी। हाँ, धारावी था उसमें। हाँ, धारावी। वो आपके लिए सीखने के लिए अच्छा रहा होगा। पर मुझे बताइए कि इतनी भीड़ है, कंजेस्टेड इलाके हैं, और हम अक्सर देखते हैं, खबरें भी कवर करते हैं, जब पुलिस को भीड़ कंट्रोल करनी होती है, उसमें कई बार ज्यादती भी हो जाती है पुलिस से, मतलब लोग भी मरते हैं। आपके सामने भी कई बार ऐसे चैलेंजेस आए और आप तो ऐसे जोन में थी। तो इसमें दो जो मैंने देखा, धारावी जो कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, पर गरीब गुनाह नहीं करता, गरीब चोरी नहीं करता, इमोशंस में आके कुछ गुनाह कर ले तो अलग है। तो धारावी में मैंने देखा, जो मेरे मन में था कि हाँ तो बहुत ही क्राइम होगा, बहुत गुने, वो गलत निकला। और ये जो पुलिस एक्शन जो राइट्स में जो लेना पड़ता है, और जैसे वायलेंस, हिंसाचार हो जाए, उसमें मुझे एक्चुअली फिर लर्निंग का बहुत ही अच्छा मौका मिला। एक केस में चेंबूर में जब हमने फायरिंग किया, 4 पीपल डाइड। बच्ची भी थी, 16 साल की बच्ची भी थी। पर उसमें जुडिशियल कमीशन बैठा, पर क्योंकि हमने पहले अश्रु गैस का यूज किया, फिर लाठीचार्ज किया, फिर फायरिंग किया, तो हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। तो 90% पुलिस ऑफिसर्स अगर प्रोसीजर फॉलो करे जो हमने किया, तो हमको प्रॉब्लम नहीं आती और नागरिक भी हमसे नाराज नहीं होते। इस केस में जुडिशियल कमीशन, मतलब न्यायालयीन चौकसी जो है, उसमें हम इसलिए बच गए कि नागरिकों ने खुद कहा कि हाँ, पुलिस वाले मेगाफोन लेके घूम रहे थे कि जो जख्मी है बाहर आओ, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और हमें हॉस्पिटल लेके भी गए। तो एक तो हमने पूरा
जो ट्रेनिंग में सिखाया गया था वो प्रोसीजर फॉलो किया। दूसरा कि ये जो नागरिक हैं ये गुस्से में हैं, हिंसाचार पे उतरे, पर ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये सब बताते सिखाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। क्योंकि क्राउड तो इमोशन में होती है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो इमोशन में नहीं बहेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि वो शांत दिमाग से सोचेगा। पावर तो उसके हाथ में है। पर ऐसा नहीं होता कई बार। इसी केस में एक कांस्टेबल जो मेरे सामने बेहोश हो गया, हाँ। बाद में पता चला उसने 16 राउंड फायर किए थे, हवा में किए थे। उसके बाद खुद बेहोश हो गया। हाँ, खुद बेहोश। एक दूसरा ऑफिसर 1 हफ्ते के बाद आया और वो अपनी गोलियां जो एम्प्टीज बोलते हैं वो लेके आया, बोला मैंने तो 6 राउंड फायर किए थे। हाँ। तो ये लोगों का जो अपेक्षा है कि जो पुलिस अधिकारी बिल्कुल डॉट एज पर द ट्रेनिंग काम करेंगे, वो कई बार हमारे से नहीं हो पाता। जो ट्रेनिंग आईपीएस की होती है इस तरह की जो आप कह रही हैं, वो सब इंस्पेक्टर सबकी समान होती है, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, उसमें हमें जोर देना चाहिए। हमारा कांस्टेबल और हमारा जो सब इंस्पेक्टर है, इनकी ट्रेनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। उस पे शासन को पैसा खर्च करना चाहिए। उसमें हम कम पढ़ते हैं। कई जगह तो उस्ताद नहीं है। हाँ। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, और कई जगह जो ट्रेनिंग का सिलेबस है वो अपडेट नहीं किया गया, स्पेशली फॉर क्राउड कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेंसिटिव केसेस। टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कम पढ़ रहे हैं। ऐसा हम कई बार सुनते हैं, कहते हैं कि यार ये पुलिस उसी ढर्रे पर चल रही है जब अंग्रेजों के ज़माने में चल रही थी जैसे। इससे सहमत हैं आप? उतने तो हम पिछड़े नहीं हैं, परंतु जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, देखिए मैं 2001 में गई थी अमेरिका। मैंने अमेरिकन पुलिस से काम किया था। 2001 में जब मैं पेट्रोलिंग में जाती थी तो कांस्टेबल के कार में लैपटॉप होता था, और किसी को भी रास्ते में अगर संशय आया उसको बोलता था अपना फिंगरप्रिंट दे, अपना डेट ऑफ बर्थ दे, फादर्स नेम वगैरह दे, और इमीडिएटली आ जाता था उसका रिकॉर्ड ऑफ क्राइम। आज भी हमारे यहाँ नहीं है। आप अमेरिका में क्या करने गई थी तो? एक फेलोशिप होती है जिसको बोलते हैं ह्यूबर्ट एच हम्फ्रे फेलोशिप। अच्छा। जहाँ आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं, और जो आपका विषय, जैसे मैं पुलिस अधिकारी हूँ तो उस डिपार्टमेंट के साथ आप काम भी कर सकते हैं। काम करते हैं। कितने वक्त आपने किया? 1 साल। 1 साल। क्या फर्क महसूस किया? मुझे ये लगा, कॉफी पीती रही आप? हाँ, मुझे ये लगा कि हम देश में पुलिस वालों को इतनी गालियां देते हैं। वहाँ का जो पुलिस कर्मी है वो 8 घंटे के बाद 5 दिन काम करता है, 8 घंटे काम करता है, ऐसे रखता है। अब मैं चला। मेरा अपना एक दोस्त है वहाँ पेंटागन में काम करता है, पुलिस में ही है, वो भी यही कह रहा था। तो देखिए यहाँ पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता था। हाँ, 40 घंटे काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो बाउंसर बन के रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। हाँ। कहीं पे भी काम कर सकते हैं। हमारे देश में पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने कार्यालयीन उसके बाद प्राइवेट काम करने की परमिशन नहीं, ना उस दौरान ना उसके बाद। और वैसे तो पुलिस वाला 14 घंटे जब काम करता है, तो आप मुझे बताइए वो बाद में घर जाके मेरा ख्याल खाना खा के सो जाता है। इसलिए हमें एक बहुत जो बड़ा विषय है जो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, पुलिस चिल्ड्रन, एब्सेंट फादर। तो और फिर कहते हैं पुलिस वालों के बच्चे तो बिगड़ेंगे ही। हाँ, बट इसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हमारे एक पुराने दोस्त है, वो कहते भी थे कि पुलिस वालों को कितनी भी गाली दो, लेकिन किसी भी शहर की पुलिस लाइन जाके देखो आप एक बार। जो ऐसे हालात में रहेगा, जो इतने घंटों की ड्यूटी करेगा, जिसे हर तरह का काम कराया जाएगा, और जो रिसीविंग एंड पर होगा लोगों से गाली खाने वाले, बोले वो इतना फ्रस्ट्रेट होगा ही कि वो गोली ना चला दे। कम से कम गोली नहीं चला रहे, गाली दे के मारपीट करके रिक्शे वालों को ही कंट्रोल हो जाता है। तो इस मामले में तो आप जो कह भी रही थी वो हो नहीं रहा क्या वैसे, कि साइकोलॉजिकली बात की जाए, उनसे पूछा जाए, थोड़ा सेशंस वगैरह लिए जाए? नहीं, बहुत कम। और जहाँ हो भी रहा है तो वो जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे में थोड़ी काउंसलिंग वहाँ चलती है। अच्छा, सांप्रदायिक दंगों के हिसाब से आपका दौर बहुत चैलेंजिंग था। मुंबई में थी आप, महाराष्ट्र में थी। हम सुनते हैं, जैसे कई विद्वान कहते हैं कि दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं। इस बात से सहमत हैं आप? मैंने एक केस लिखा है इस पुस्तक में, जिसमें जब मैं पुणे पुलिस कमिश्नर थी तो हमारी स्पेशल ब्रांच ने 2 राजनीतिक नेता, उनके मैंने नाम भी दिए, उनको इंटरसेप्ट किया। वो प्लान कर रहे थे कि हिंसाचार कैसे किया जाए।
नेक्स्ट डे पूना बंद था, हम्म वो भी एक कास्ट ओरिएंटेड था बंद, तो उसमें कैसे दंगे कराए जाए। हम्म और हमने केस दाखिल किया, हम्म केस को चार्जशीट किया और बाद में सरकार ने वो केस वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। हम्म। तो ये बिल्कुल कहना ठीक है कि कई हद तक जो दंगे हैं वो प्लान किए जाते प्लान हैं होता है। और इनका विड्रॉल जो है वो नहीं परमिट होना चाहिए। नेता कितना दखल देते हैं आप लोगों के काम में, और आपके टाइम पे कितना दखल देते थे? बहुत, उनको तो लगता है, देखिए किसी भी राज्य में देख लीजिए, होम डिपार्टमेंट के लिए लड़ेंगे मरेंगे, क्योंकि होम उसमें ताकत है डिपार्टमेंट ना। हाँ, सारे पुलिस स्टेशन उनके अंडर आ जाते हैं, तो अपनी मर्जी का काम करवाते हैं वो। और जो नहीं काम करेगा उसको पुलिस स्टेशन से कोई तो साइड ब्रांच दे देंगे, तो बहुत है। तो आईपीएस के लिए कितना मुश्किल है, आपके लिए कितना मुश्किल रहा, कैसे टैकल किया? नहीं, काफी मुश्किल रहता है। हमको सिर्फ यही सिखाया जाता है, बोलो मीठा पर करो जो तुमको ठीक लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो लकीर की फकीर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जो ठीक, और मुझे ये बहुत लगता था कि आई एम अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। मैं इन गलत फहमी यहाँ हो गई है ना कि हमको ऐसा लगता है कि आई एम अकाउंटेबल टू द चीफ मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर, जबकि बेसिकली मैं किसको अकाउंटेबल हूँ, इधर कॉन्स्टिट्यूशन और द सिटीजन। लेकिन प्रमोशंस ट्रांसफर्स तो उन्हीं के हाथ में है। बस इसीलिए तो हम फंस गए हैं ये इतना बड़ा एक षड्यंत्र कह लो, या इट्स ए काइंड ऑफ नेट। तो इसमें नागरिकों को आवाज उठानी चाहिए ना। जैसे जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि ऑफिसर्स की पोस्टिंग राजनीतिक नेताओं पे ना छोड़ के एक प्रोफेशनल कमीशन बनाए जाए और हर स्टेट में वो कमीशन पोस्टिंग करे, फ्रॉम पुलिस स्टेशन ऑफिसर अप टू द डीजी। तो अगर आप मेरिट को सामने लाएंगे और आपकी पोस्टिंग मेरिट के आधार पे हो रही है, तो फिर राजनीतिक पुडारियों का, नेताओं का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, प्रोफेशनल पुलिसिंग आगे बढ़ेगी। ऐसे मामले में आपकी कभी मुश्किल पोस्टिंग्स हुई? अरे बहुत बार। तो उसमें ऑप्शन होता है कि पोस्टिंग मंजूर कर लो या उनकी बात मंजूर कर लो। आपने वो नहीं पढ़ा चैप्टर जिसमें वो मिनिस्टर कहता है लैंड दे दो और मैंने लैंड नहीं दी? मैं सुनने वालों के लिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा तो बताइए। तो क्या हुआ, पुणे में जब मैं पुणे पुलिस कमिश्नर बनी तो येरवड़ा में एक 2-3 एकड़ की जगह थी और येरवड़ा एरिया प्राइम सेंट्रल पुणे है। कह रहे ये लैंड जो है ये इसकी ऑक्शन की गई है। ऑक्शन पुलिस कमिश्नर ने नहीं की, डिविजनल कमिश्नर के अंडर एक कमेटी है, उसने ऑक्शन किया है, प्रोसेस फॉलो हो गया है। तुम्हारा जो पुलिस कमिश्नर था वो उस कमेटी का सदस्य था। तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट है और हाईएस्ट बिडर को ये लैंड दे दो। तो जब मंत्री जी ने कहा तो मैंने उनसे पूछा कि सर, अगर पुलिस कमिश्नर इसके मेंबर थे और उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है वो अपनी समिति के अधीन रह के हुआ है, तो वो जाने से पहले, ट्रांसफर से पहले वो ये लैंड हैंडओवर क्यों नहीं कर गए? मैंने तो अभी नया नया चार्ज लिया है। तो इस पॉइंट पे इतना गुस्से हुए कि बाद में हमारे मुख्यमंत्री बोले कि तुमको तो मैंने बोला था कि मुझे आप पुणे में पोस्टिंग दे दो, सीआईडी खाली है, सीआईडी में दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो जो पार्टी है वो तो एग्री नहीं कर रही है, वो कारण नहीं दे रही है और हमें कोलिशन धर्म फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा तो बहुत, ये बातें इतनी ऊपर तक जाती हैं, मतलब मुख्यमंत्री मजबूर होते हैं पुलिस वालों की पोस्टिंग ये सब देखने के लिए कि भाई हमारा नेता तो कहीं नाराज नहीं है इससे, कोलिशन वाले तो नाराज नहीं है इससे, ये सब समीकरण देख के पोस्टिंग करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और सीनियर लेवल पे, आई वाज एट दैट टाइम एडीजी ना, तो सीनियर लेवल पे और पुलिस स्टेशन इंचार्ज और जिले का जो सुपरिंटेंडेंट है वो, ये पोस्टिंग बहुत क्रूशियल है उनके लिए। तो ये अपनी मर्जी के माझा मानुस, हाँ माझा मानुस हो। जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल्स हैं, कई बार ये भी होता होगा ना कि इनके बढ़िया संबंध है ऊपर के नेताओं से, वो अपने सीनियर्स की फिर कम सुनते होंगे, कई बार ऐसा भी तो होता होगा। मैंने एक और उदाहरण दिया है, जब मैंने एक जिद की कि मुझे आप जिला में एसपी बना के भेजिए, मतलब महिला पुलिस प्रमुख पहली बार होने थे, तो पहले तो जिद की, पहले दे नहीं रहे थे। उसमें कोई करप्शन एंगल नहीं था, उसमें सिर्फ ये था कि महिला अधिकारी जिला पुलिस प्रमुख, अरे एसपी, हाँ, तो बहुत उनको लग रहा था एसपी। तो मेरा एक इंस्पेक्टर आया और मुझे बोलता, अरे मैडम
आपको औरंगाबाद भेज रहे हैं, वो तो इतना कम्युनल डिस्ट्रिक्ट है, मैं पोस्टिंग कैंसिल करके लाऊं क्या? हाँ, तो आप सोच लीजिए। बहुत समीकरण है ना, सीधी नौकरी नहीं है, बहुत समीकरण है। मतलब कोई सीधे ढंग से चला सकता है इस नौकरी को कि भाई जो रूल पे लिखा है वैसे ही करूंगा मैं और रहूंगा भी? मेरे हिसाब से बेस्ट वही है और इजीएस्ट है। अगर आप सीधा चले ना तो ठीक है, आप पॉपुलर नहीं होते पॉलिटिशियंस में, नागरिकों में बहुत पॉपुलर। ये तो है, हमने देखा कई बार बहुत अच्छा काम करके गया कोई पुलिस अधिकारी तो लोग रोकने लगते हैं। बिल्कुल। तो आपको राजनीतिक नेता आपसे ना खुश रहेंगे, पर आपकी कॉन्शियंस क्लियर है और नागरिक आपको इतना प्रोत्साहित करते हैं कि यू आर अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग। लेकिन आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा ना कि लोकप्रिय होते नहीं है, वो लोकप्रिय होने की जो है कोशिशें करते हैं, भ्रम बनाते हैं, रील्स बनवाते हैं अपनी पुलिस वाले। हाँ, ये तो ठीक है, वो नियम से नहीं, नियम से भी ठीक नहीं है। और ये ट्रेंड मतलब अब बहुत बड़े प्रमाण में आ गया, छोटे प्रमाण में पहले भी क्योंकि था। मैंने देखा है कि इन वीडियोस में वो कोई बहुत गंभीर काम तो करते नहीं, वो सोशल पुलिसिंग टाइप कुछ करते हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगाया या फिर कहीं घुस गए राशन की दुकान पर, ये सब करते हुए, और उससे उनकी एक छवि ऐसी बनती है कि जैसी फिल्मों में बनती है पुलिस वालों की। तो मुझे एक दो पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार इससे सीरियस पुलिसिंग को चोट पहुंचती है। आई टोटली एग्री। हाँ, एक अधिकारी को इतना लाइट में रहना नहीं चाहिए, उसका एक काम नहीं है। बिल्कुल, ये तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। और मैंने जो आपको पहले भी कहा कि हमारा जो सिंघम का इमेज है, दैट ऑल्सो डैमेजेस प्रोफेशनल पुलिसिंग। आपके पास तो मौका था लेडी सिंघम होने का। नहीं, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे परिवार भी चलाना है, नौकरी भी करनी है और खुश भी रहना। तो बैलेंस कैसे बनाया फिर? तो हर टाइम तो बैलेंस नहीं बनता था, कई बार बैलेंस बना, कई बार नहीं भी बना। मैंने एक और इंसिडेंट, एक वाकया मैंने पढ़ा, वही बात कहेंगे आप, जिसमें आपका जो लड़का है पहली बार स्कूल जा रहा था। वो तो मेरे लिए बहुत, मैं अभी भी सोचती हूँ। तो 8 साल के बच्चे पे मारुति कार में रेप हुआ था। 8 साल की लड़की थी। हाँ, लड़की पे। और वो लड़की जो थी कोर्ट में आरोपी को पहचान नहीं पाई, तो प्रोसिक्यूटर्स घबरा गए। तो उनको लगा कि सबसे पहले इस लड़की का जो पिता है वो मेरे को मिला था। हाँ, तो अगर मैडम की मतलब उन्होंने बोला अगर मीरा बोरवनकर की कोर्ट में हम ले लेंगे एविडेंस, साक्ष्य, तो शायद हमारा केस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। और जिस दिन मेरी साक्ष्य थी, डेट थी कोर्ट में, उस दिन मेरे बेटे का पहला दिन था स्कूल का। तो उसमें ना सपोर्टिव हस्बैंड इज इक्वली एसेंशियल। मेरे हस्बैंड ने कहा आप जाओ, मैं देख लूंगा, पर वो अभी तक मुझे सुनाते हैं कि बच्चा कितना रोया। ऐसे तो बहुत मौका है। आपने कहा भी कि बर्थडे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करने मजा आता था, केस भी करने मजा आता, लेकिन होता है कि कोई मौके तो आपको छोड़ने पड़ेंगे कहीं मौजूद होने के लिए। तो अगर ना परिवार में पुरुष भी थोड़ा सपोर्टिव हो, हाँ, और थोड़ा वो ले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि बच्चे सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आसान हो जाता है। तो आसान। लेकिन अगर आप पुरुष अधिकारी होती तो चीजें ज्यादा आसान होती। मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। आपने प्रमोशन छोड़ा अपना, एक प्रमोशन छोड़ा एज ए लेडी ऑफिसर ना। हाँ, जब आपने लिखा कि मेरे बैच के सभी लोग जो है प्रमोट होकर एसपी हो गए और मुझे मानना पड़ा कि चलो मैं एसीपी ठीक हूँ, मेरे पति भी यहाँ ट्रांसफर थे कोल्हापुर में और बच्चा भी यहीं था। वो तो बहुत बार करना पड़ता है। जब मैं सीबीआई में थी तो सीबीआई मुंबई से मेरी पोस्टिंग हुई थी सीबीआई न्यू दिल्ली। तब मेरा बड़ा बेटा 12वीं में था। तो मैंने कह दिया नहीं सर, दिल्ली नहीं, इस 12वीं इतनी इंपॉर्टेंट है अपने देश में कि मैं वापस जाऊंगी। ऐसा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बट इसमें कोई बहुत बड़ा बलिदान नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर आप पुरुष अधिकारी होती हैं तब आसान होता कि माँ तो उसके साथ है, चलो नहीं, पर मैंने देखा है कि आज एटलीस्ट महाराष्ट्र में बहुत पुरुष अधिकारी ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, तो बदलाव तो आया है, थोड़ा और जरूरी है। दोनों ही जरूरी है, मतलब ड्यूटी भी, परिवार भी तो ड्यूटी है। परिवार इज ऑल्सो एंजॉयमेंट, वो भी रिलैक्सेशन। आपने तो इतने सारे केसेस हैंडल किए, इस किताब में भी हैं, इस किताब के पीछे भी पढ़ रहा था मैं। आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा? वो मैं ये सोच रही थी, तो चैलेंजिंग पहले तो यही लगा ना कि आई वॉज नॉट वेलकम इन द पुलिस डिपार्टमेंट। वेलकम तो छोड़िए, मतलब रिजेंटमेंट थी, वो पार्ट चैलेंजिंग लगा। फिर जिला तो मांग के ले लिया, अब जिला चलाना है विद 100% मेन, तो वो भी चैलेंजिंग था। नीचे भी महिला नहीं थी?
औरंगाबाद में होंगी 5 महिला। तो संख्या बहुत ही कम थी। बहुत ही कम। अभी भी राज्यों में 10 से 12% ही महिला हैं प्रतिशत। क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस में महिलाओं का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों से डील करते हैं तो उनमें महिलाएं भी हैं, तो आसान होता है फिर पुलिस के लिए अगर महिला अधिकारी या महिला कांस्टेबल्स ज़्यादा हों, क्योंकि फील्ड में जब आप डील करते हो तो हमेशा वो पुरुषत्व के साथ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी, जलगांव सेक्स स्कैंडल जो हमने इन्वेस्टिगेट किया था, पुरुष अधिकारी एक भी कंप्लेंट नहीं ले पाई थे, लड़कियां आती नहीं थी। वही तो आज थोड़ी सी परिस्थिति बदली है, पर आज भी अगर पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी दिखे तो महिला शिकायत देके एफआईआर देने को तैयार है। पुरुष अधिकारी दिखे तो 10 लोग साथ में लाएगी, फैमिली साथ में लाएगी और प्रश्न चिन्ह होंगे। तो महिलाओं का बड़े प्रमाण पे पुलिस स्टेशन में होना बहुत जरूरी है। मुंबई में थी आप, जैसा मैंने पहले कहा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग दौर था। एक तरफ राजनीति में बाल ठाकरे का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ जरायम की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का उदय भी हो ही रहा था। कभी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना इस तरह से करना पड़ा कि सत्तारूढ़ पार्टी है और आपको क्राइम के मामले में भी सामना करना पड़ा हो, समझौता करना पड़ा हो, क्रिमिनल्स के मामले में? क्रिमिनल्स के मामले में नहीं, पर मैं आपको एक बताऊं, जो राजनीतिक नेता होते हैं ना, वो ऑल्सो ग्रजिंगली क्यों ना हो, वो ऑनेस्ट ऑफिसर को अप्रिशिएट करते हैं। एक बार इनफैक्ट बाला साहब ठाकरे ने मुझे इतना एम्बेरेस किया, उनका दशहरे का वो था मेड़ावा इतना बड़ा, तो उन्होंने सारी उसमें अपनी पब्लिक स्पीच में कह दिया कि ना पैसे लेने वाली तो एक वही है ना, डीसीपी। अच्छा, बनकर इतना बोला, और मेरे सामने इधर सीनियर जूनियर सब। और एक बार जब सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आप ये आरोपियों की बेल को ऑब्जेक्शन मत लें, पर मैंने लिया और मुझे लगा अब तो मेरी ट्रांसफर हुई, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं किया, पर मेरी बदली नहीं हुई। तो अच्छे और बुरे लोग राजनीति में भी हैं, पुलिस में हैं, समाज में भी हैं, मीडिया में भी हैं, सब जगह हैं। छोटा राजन और हसीना पारकर का खास तौर पर आपने जिक्र किया है ना अपने करियर में, कैसे आमना सामना हुआ आपका? अब ऐसा था कि जब तक मैं मुंबई में आई जॉइंट सीपी क्राइम, तो दाऊद तो देश छोड़ के चला गया था। छोटा राजन भी देश में नहीं था, पर उसकी ना ये एक्सटॉर्शन कॉल बहुत दिन तक चलता रहा पीछे से। हाँ, पैसे मांगना उसका, और रवि पुजारी इन दोनों का बहुत चलता था, और अटैक बहुत करते थे लोग। पर हमारे भी अधिकारी, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने जो जोर दिया कि ये एनकाउंटर बंद करो, ये एनकाउंटर शॉर्टकट है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन करके केस कोर्ट में डालते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है। परंतु एक बात है, मेरे ऑफिसर्स का ये कहना ठीक था कि हमने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी किया तो केस ट्रायल पे आएगा 5 साल बाद, सजा होगी 10 साल के बाद, उससे अच्छा मैडम उड़ा दो। ऐसा जो उनका कहना था, इसमें हमारा उस वक्त ये साइकी बहुत ज्यादा थी पुलिस अधिकारियों में, क्योंकि उस दौरान के जो कई पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं उन पर तो आज फिल्म बन रही है, उन्हें हम सेलिब्रेट करने लगे। हाँ, तो ये गलत हुआ, पर उनको ऐसा देखिए, फ्रस्ट्रेशन था। हाँ, फ्रस्ट्रेशन था उनमें, वो फ्रस्ट्रेशन आज भी है पुलिस ऑफिसर्स में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेशन कम, वो सेटिंग ज्यादा थी, एक गैंग से मिल गए, दूसरे गैंग वालों को मारो। देखिए, एक गैंग की इंफॉर्मेशन उसके ऑपोजिट गैंग वाला ही देगा ना, वो तो देगा ही। हाँ, और तो कोई नहीं देगा, नागरिक तो पीछे हट जाएगा। इनफैक्ट एक बार मुंबई में एक बहुत नामांकित वकील की गाड़ी पे रवि पुजारी ने फायर किया, यहाँ करवाया, वो खुद ही कंप्लेंट देने को तैयार नहीं थे। तो देखिए, नागरिक डरता है तो इन्फॉर्मेशन कौन देता है? बैड एलिमेंट्स या ऑपोजिट पार्टीज, यही देती है। पर उसमें जो सीनियर ऑफिसर को नेविगेट करना होता है ना, कि ऑफिसर काम भी करें, परंतु उनको जो ये बिल्डर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो उनसे गलत काम करवा रहे हैं, वो ना हो। तो ये टफ है, बट इट इज पॉसिबल। क्राइम की दुनिया में भी महिलाओं की तो कमी थी, लेकिन हसीना पारकर आई। थोड़ा बताइए। नहीं, वो आई नहीं, ऐसा था कि उनके विरुद्ध कोई कंप्लेंट देने को तैयार हुआ, यही बहुत आश्चर्यजनक था।
हम उन्हें अरेस्ट नहीं जब कर पाए तो उन्होंने कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया। पर उसी दरमियान एक दो टॉप न्यूज़पेपर्स में या तो ये गैंग ने या हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो मेरे इस पे खुश नहीं थे कि ये एनकाउंटर बंद करो और डॉक्यूमेंटेशन करो, वो नाराज थे। उन्होंने हेडलाइंस डलवा दी कि मीरा सेज गो स्लो ऑन हसीना पारकर। अच्छा, जबकि मैं इतना उसको अरेस्ट करने में और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में तत्पर थी कि हमारी ही क्राइम ब्रांच ने उसका ये एक फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट किया था जब वो कह रही थी ये बोरवनकर बाई की बदली के लिए स्पेशल नमाज करो। तो फिर बाद में मैंने उस पेपर को कोर्ट में चैलेंज किया और फ्रंट पेज पे उनसे अपॉलॉजी ली विद माय फोटोग्राफ कि ये हमने गलत न्यूज़ दी थी। और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट, आपके मीडिया कई बार गलती करते हैं पर ये नहीं सोचते ना कि ऑफिसर जो है उनको कितना हर्ट करता है ये। कभी आमना सामना भी हुआ, गोली वोली चली, आपने चलाई, ऐसा भी हुआ कभी? नहीं, मैंने चलाई नहीं, पर मेरे सामने चली है। तो क्योंकि हमको एनकरेज किया जाता है नॉट टू बी सिंघम, टू ऑर्डर फायरिंग, बट अगर आपको फायरिंग करना है तो जब आपको आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, ओनली देन। पर मैं एडिक्वेट प्रिकॉशन लेती हूँ अपने साथ। ये तो दौर अंडरवर्ल्ड का था, क्या धमकियां भी मिलती थी? ओ बहुत। कैसी? कभी कोई फोन आया दुबई से या पाकिस्तान से? फोन तो इतने, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे ना, यू कुड नॉट आइडेंटिफाई। तो लेटर्स, फोन कॉल्स और ब्लैंक कॉल्स। एक तो मैंने मेंशन भी किया, पीछे से जैसे चक्की चल रही हो ना, तो ऐसा बहुत होता था। बट क्या है, यू लर्न टू लिव विद देम। नहीं, खासकर क्योंकि आप छोटा राजन और हसीना पारकर की बात कर रही थी, तो बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से उस वक्त के नामी अपराधी लगातार संपर्क में भी रहते थे, धमकियां भी देते थे, हमले भी करवा रहे थे। तो और आप क्राइम ब्रांच में ही चली गई तब तो आप एकदम ही सीधा ऐसी जगह गई। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ठीक है, पोर्ट की ड्यूटी अपनी जगह है, ये सब ठीक है, जिला चलाना, लेकिन ये तो सीधा सीधा टक्कर लेना है। तो मैंने एक निर्णय लिया कि क्राइम ब्रांच में वी आर अलाउड नॉट टू वेयर यूनिफॉर्म, और मैं सिर्फ यूनिफॉर्म पहनूंगी ताकि गुनहगार को मैं एज जॉइंट कमिश्नर क्राइम दिखूं, नॉट एज ए लेडी। एक मैंने ये निर्णय लिया। दूसरा, मैंने इन्वेस्टिगेशन में इतना इंटरेस्ट लिया, मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है, कि सब तरफ एक तो ये चर्चा है कि ये मैडम पैसे नहीं लेती है, दूसरा एक काम में इंटरेस्ट लेती है, और तीसरा शी टेक्स हर जॉब सीरियसली। तो ये सब जैसे राजनीतिक नेताओं को समझ में आ जाता है, वैसे ही गुनहगारों को भी समझ में आ जाता है, इसलिए वो फिर आपसे दूर रहते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। आपने जेल भी संभाला, वहाँ अनुभव कैसा था? मुझे यही लगता है कि हमारे देश में गुनहगार जो है ना, उसकी भी एथिक्स है। उसको पता है ये जेल में मैडम इंचार्ज हैं, ये पैसे नहीं खाती हैं, ये जेल के सुधारना के लिए कुछ काम कर रही है। तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। पर ये अजमल कसाब और याकूब मेमन का फांसी देना जो था, वो मेरे लिए थोड़ा कठिन गया। कसाब से आमना सामना हुआ कितनी बार। तो जैसी उसकी इमेज है बाहर, ऐसा ही था? नहीं, जेल में आके ना, वो जो उसका वो जो वीटी वाला याद है आपको? बिल्कुल याद, ऐसे लेके घूम रहा था ना, भयानक दानव जैसा था। नहीं, उसका टोटली चेंज्ड वर्जन। और मैंने बुक में लिखा है, मुझे तो चाइल्ड टेररिस्ट जैसा लगा। उम्र भी उसकी बहुत कम थी जब पकड़ा गया था। पर जो टीवी में और जैसे इन्होंने लोग मारे हैं, मतलब ये तो इजराइल और हमास ऐसे जैसा। आप चूंकि कई बार मिली, कोई पछतावा कभी दिखा? मुझे तो पछतावा ही दिखा। ऐसा क्यों कहती हैं आप? उसकी आंखों में लॉस्ट। तो इट वाज ए लाइफ लॉस्ट, यंग लाइफ लॉस्ट, बट देन ही हैड टेकन इनोसेंट लाइव्स। तो बहुत ना स्ट्रेंज सा सिचुएशन था। वही मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को आपको जेल के बाहर पकड़ना होता है, धरपकड़ करनी होती है, उन्हीं लोगों के साथ जब आप जेल में होते हैं, आप अधिकारी के तौर पर और कैदी के तौर पर, तो रिश्ते एक हद तक बदलते भी होंगे। आप उनके सुधार के लिए सोचते हैं, आप उन्हें रिफॉर्म करने की सोचते हैं, आप सोचते हैं समाज में वापस जाएं अच्छे बनकर। लेकिन कसाब का मामला खैर दूसरी तरह का था।
हमें नहीं मालूम, हमें तो या तो वकील साहब ने बताया, उज्जवल निकम ने, कि वो बिरयानी मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, गलत। बाद कोई उन्होंने ना कहा गलत उसने है। मांगी हम्म, ना हमने कभी दी। हम्म, और इस हिसाब से जो कारागृह विभाग के अधिकारी कर्मचारी ना काफी सतर्क रहते हैं। बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, स्कैंडल्स भी होते हैं, बट नो सिंपैथी फॉर टेररिस्ट। और उनको तो महाराष्ट्र में तो भी है वो ना, अंडा सेल बोलते हैं, अंडा सेल बिल्कुल उसमें अलग जो होती बिल्कुल है। अलग रखते हैं। हाँ। तो उनसे बात करने का अधिकार कैसे होता है? सुपरिंटेंडेंट को होता है। जो आप थी और वहाँ? नहीं, मैं तो आप सीनियर तो थी। सीनियर थी। और तो आपने कभी वैसे बात की जाके? कभी वन बहुत टू? बार। कुछ बताइए। नहीं, वो तो हर चीज तो क्योंकि शेयर नहीं हो हर सकती। चीज मत बताइए, हाँ। कुछ बताइए। नहीं। अब तो वो वैसे भी केस बंद ही हो चुका है। नहीं, उसके बारे में मैं ना तो याकूब मेमन का मैंने थोड़ा सा लिखा है कि वो बहुत पढ़ा लिखा था वो तो हाँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट था। हाँ और उसका जो ये कहना था कि मैंने मेरी बेटी कभी उठाई नहीं, मेरी बाजू में नहीं ली, हाँ। ऐसा वो एक्सप्रेसिव था, बोलता था। अच्छा। हाँ, अजमल कसाब बहुत चुप था, खोया हुआ था। मुझे तो बहुत पश्चाताप दिखा उसमें। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा भी कहा गया कि भाई अजमल कसाब तो एक बड़े प्लान का छोटा हिस्सा था, एग्जीक्यूट करने वालों में था, लेकिन याकूब मेमन ने जो कुछ किया उसके पीछे उसकी समझ भी थी, उसके पीछे मुंबई के माहौल उस वक्त के भी थे, और फिर वो तो बड़े लेवल पर चला गया। तो वो बोलना जानता भी था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन उससे भी कई बार मुलाकात हुई आपकी? हाँ, बहुत बार हुई। उसमें कोई पछतावा? इस बारे में तो बात नहीं हुई, फैमिली के बारे में। और उसको बहुत होप थी कि वो कोर्ट की वजह से, आपको पता है ना, लास्ट मिनट भी बिल्कुल। रात को सर्वोच्च कोर्ट न्यायालय खोली गई। खुला था। हाँ। आप सहमत हैं इन चीज़ों से कि ऐसा होना चाहिए कि हम, मतलब लोगों में ये एक सवाल है हमेशा कि ये तो आतंकवादी हैं, तो हम इनके लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं, रात को कोर्ट खुलवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ट्रायल जल्दी करो, ख़त्म करो, जब पता ही है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ट्रायल बहुत देर से हो रहा है, उसको तो कुछ करना चाहिए। अगर 5 आप करोड़ केस हैं, अभी आया आंकड़ा। हाँ, सोचिए। परंतु मुझे ये भी लगता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटिशन, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप मेरे से पूछें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्यायालयीन जो पद्धत है उसमें जो मेन प्रॉब्लम क्या है आज की, और जिससे देश में एक तरह का आतंकवाद है, वो ये है कि हमारी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन भी ट्रायल पे 5 साल बाद आती है, और उसका जो निकाल है, कन्विक्शन या एक्विटल, वो 8 से 10 साल में। अगर ये प्रोसेस आप 1 साल में कर दें कि ट्रायल खत्म कर दें, चलो दूसरे साल आप उसमें कन्विक्शन या एक्विटल या साबित हो गया केस या नहीं हुआ करें, तो देश की परिस्थिति इतनी सुधर जाएगी, देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी। तो ये सबसे बड़ा, अगर आपका चैनल इस पे आवाज उठाए, तो उसके लिए क्या है, जजेस चाहिए, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पुलिस चाहिए। अब तो बहरहाल मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सीरियस है इसे लेकर, और अब तो हर जगह से आवाज़ उठने लगी है कि हम बड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों में भरोसा है कोर्ट को लेकर। लोग कहते ही हैं भाई तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तो जाहिर है वो हथियार उठाकर बदला नहीं लेना चाहते, कोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन फिर जो कोर्ट में जाता है वो उसके लिए भी सज़ा जैसा हो जाता है, जिसके खिलाफ है उसके लिए भी सज़ा जैसा हो जाता है, तो सब फंस कर रह जाते हैं। अब मेरे कुछ आखिरी सवाल हैं पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में। हम देखिए, आपने जो काम वैसे किए, जो आपको करने थे, वो तो हम तक कम पहुँचे, ये ज़्यादा पहुँचे कि अजमल कसाब वाला किस्सा हुआ, याकूब मेमन वाला किस्सा हुआ, ये सब हुआ। और आपने चैलेंजेस इतनी तरह के फेस किए, मतलब हमें नहीं मालूम पुलिस के कितने तरह के काम होते हैं, लेकिन आपकी किताब पढ़कर पता चलता है कि पुलिस पोर्ट पर भी काम संभालती है, फिर वो सड़कों पर क्रिमिनल्स को भी संभालती है, क्राउड को भी मैनेज करती है, जेल को भी मैनेज करना पड़ता है, और भी जाने क्या क्या होता होगा जो हमें नहीं पता। वहाँ कोई घुसे तो पता चले। जैसे मीडिया में भी बाय द वे लोगों को लगता है एंकर और रिपोर्टर ही होता है, पर ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत तरह के काम होते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ उस वक्त जेल का माहौल, वो इसलिए मुझे ज़्यादा पूछने में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं मीडिया में आ चुका था और हम तक खबरें आ रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है। आप जिम्मेदारी संभाल रही थी क्या उस दिन जब फांसी हुई? किसकी? कसाब की। हाँ, उस दिन तो मेरी जिम्मेवारी थी। और इतना देखो, ऐसा था कि उसमें मुंबई पुलिस इन्वॉल्व थी, होम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था मुंबई का,
और प्रिजन के अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, येरोडा की, आर्थर रोड जहाँ से उसको लाया गया वो इन्वॉल्व थे, मैजिस्ट्रेट, मेडिकल ऑफिसर रखना जरूरी था, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई। सिर्फ एक रिपोर्टर ने मुझे पूछा कि आपने कसाब को आर्थर रोड से येरोडा शिफ्ट किया है क्या? उसे भी ये कल्पना नहीं थी कि इसको फांसी मिलेगी। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर अल्टीमेटली हम इसको बिल्कुल क्वाइटली कर पाए क्योंकि बहुत अच्छा टीम वर्क था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का टीम वर्क था, और हर किसी को ये लग रहा था कि 200 से ज़्यादा लोगों की जान ली है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, नागरिकों के लिए कर रहे हैं। तो इस भावना से ये हम इतना सीक्रेटली कर पाए कि नेक्स्ट डे और अगले हफ्ते तक लोग मुझे बोलते रहे, यहाँ तो बोलते थे कि वो पहले ही मर गया था, आपने ये नाटक किया, यहाँ बोलते थे वो अभी जिंदा है। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि देश में इतना सीक्रेटली किसी आतंकवादी को फांसी दी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत प्रशंसनीय, आपको तारीफ मिली भी होंगी बाद में? नहीं, मुझे पर्सनल नहीं, आपकी टीम को ही, हाँ। क्योंकि हाँ नहीं पता चला, और बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा काम था। और आपका मीडिया तो बहुत नाराज था हमारे हाँ से। बिल्कुल नाराज था, होना भी था उसे, क्योंकि हम तक बातें पहुंच रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि फांसी हो रही है। फिर जेल में दफना देते हैं। अब ये मैं इसके बारे में अच्छा, वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। और याकूब मेमन, उसके बारे में तो और ज्यादा परेशानी थी लोगों को, क्योंकि इतने साल हो गए थे, पुलिस लगी रही उसे पकड़ने के लिए, और मीडिया तो सारे देश से वहां आ गया। नागपुर पुलिस को 144 लगाना पड़ा, धारा 144 जेल इसलिए के सीक्रेटली आसपास। करते हैं, इसलिए सीक्रेटली करते हैं। तो पर ये फांसी एक ऐसा गंभीर फाइनल है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा उछलना या मीडिया हाइप करना भी उचित नहीं है। बिल्कुल। एंड वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द डेड। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसमें एक इशू जो हो गया था, जो मैंने इस बुक में भी डिस्कस किया है, कि किसी ने मुख्यमंत्री साहब को बोल दिया कि अरे वो तो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है और अभी टीवी पे दिखा रहे हैं। ओहो। तो हम लोगों को बहुत वैसे ही स्ट्रेस होता है, फांसी देना कोई इजी काम नहीं है, और स्ट्रेस हो गया। हमने सारी बिल्डिंग्स आसपास की चेक की थी, किसने बना लिया? हाँ, कि किसने बना लिया। वैसे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखते कभी भी, किसी का भी नहीं रखते। वही जो आप कह रहे हैं कि मृतक के प्रति सम्मान उन क्षणों का वैसा होता है। आप बार बार जेल का जिक्र कर रही हैं, आप ही के दौर में संजय दत्त भी गए थे। मैं नहीं जिक्र कर रही, आप कर रहे हैं जेल का। नहीं, हाँ मैं ही कर रहा हूँ और आपसे कर रहा हूँ। मुझे, क्योंकि मैंने जो पढ़े, आखिरी कुछ पन्ने मेरे रह गए। हाँ, ये लिखा भी है, संजय दत्त भी आप ही के दौर में गए थे। वाह, बड़े नामी गिरामी लोगों ने जेल देखी है आपके टाइम। पर मैं आपसे एक कहना मांगूंगी, और आप हमारे व्यूअर्स को भी समझना चाहिए कि जो 95% गुनेगार हैं, 95% जो गुनेगार जेल में हैं, वो सराइत गुनेगार नहीं है। ये लेस देन 5% होते हैं जो उनको बाहर छोड़ा नहीं कि घर फोड़ी, बाहर छोड़ा नहीं तो चेन स्नैचिंग वापस। हाँ, अच्छा, 95% आप ये कह रही हैं वो लौटते नहीं हैं, वो लौटते भी नहीं है, और पछतावा, उनको पछतावा हो रहा होता है, और इन द हीट ऑफ इमोशन कुछ कर बैठते। पर संजय दत्त को लेकर बहुत खबरें आती थी, आज आटा मान रहे हैं, आज पौधे लगा रहे हैं। ये मीडिया तो कहता था आप उसको ड्रग सप्लाई करते हो, आप उसको खास खाना देते हो, आप उसको VIP ट्रीटमेंट देते हो। खास खाना नहीं देते? बिल्कुल नहीं। कब कब देते हैं जेल में? त्योहार पर देते हैं? नहीं, पर एक बात है आपको मैं बताऊं, वो जब आया था जेल में तो वो एक स्पेशल ऑर्डर लाया था, मैंने बुक में बोला है कि होम फूड। हाँ, वो तो कोर्ट से मिलता ही है। नहीं, पर वो भी हमको समझना चाहिए, होम फूड आपको कब मिलता है? जब आपका ट्रायल चल रहा हो, आप अंडर ट्रायल। ओहो। जब आप दोष सिद्ध हो गए उसके बाद नहीं मिलता। तो वो हमने ऑर्डर चैलेंज किया, हमने वो ऑर्डर कैंसिल कराया। ये सब भूल के मीडिया हमको एलिगेशन कर रहा है कि आप उसको खाना, आप लोगों ने उसे चैलेंज किया, रद्द करवाया वो ऑर्डर। क्या दिक्कत है कि जो घर का खाना मिले तो जेल में तो है ही। अरे इतने कॉन्विक्ट्स हैं, अगर आप संजय दत्त को घर का खाना दो तो सबको दो। जेल में जैसे मेहनत करते हैं, हम सुनते तो हैं, कुछ रुपया पैसा मिलता है इसका? हाँ, तो उसका क्या है कि एक तो डिसाइड हो जाता है कि हम इतना पैसा देंगे, फिर हर साल उसमें बढ़ती भी हो सकती है। इनफैक्ट मेरे को ऐसे भी इनमेट्स मिले जो जेल का खाना खाते थे
और उस टाइम पे 2000 इनको मिलता था जनरली, ऐसे रफली घर भेजते थे। तो घर में बच्चों को क्या लगता था, पिताजी या माता का हाँ नौकरी। बट दिस इज वेरी गुड। सी, उनको हम कारपेंट्री सिखाते हैं, प्लम्बिंग सिखाते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिखाते हैं, टेक्सटाइल का काम सिखाते हैं, कैंडल मेकिंग। अब तो हम लेटेस्ट उनको चीजें सिखाने लगते हैं। और तिहाड़ की बनी चीजें तो हम यहाँ देखते हैं खूब बिकती हैं और हम खरीदते भी हैं। तो महाराष्ट्र के जो कारागृह के अधिकारी हैं, उनको ये बहुत रोष है कि सारे देश में तिहाड़ करते हैं, परंतु महाराष्ट्र के कारागृह में ये सब पहले शुरू हुआ, परंतु हम ज्यादा शोर नहीं मचाते, इसलिए हमें इग्नोर। ये तो आपकी कमी है ना आप उसे प्रमोट नहीं कर पाए। क्योंकि ये बात सच है कि मैं मतलब मेरे पास खुद एक लैपटॉप बैग है और मैंने खरीद लिया और जब मैंने देखा उसमें तिहाड़ का वो लिखा हुआ था कि पर आपको पता है नॉर्थ इंडिया जो है, हम लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग काम करते हैं, बोलते कम है, इसलिए कारागृह की उतनी महाराष्ट्र कारागृह की उतनी हाई विजिबिलिटी नहीं है। बट मैं ऐसी जगह जगह गई हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं, अरे महाराष्ट्र के कारागृह की दरी, कारपेट दरियां बहुत मशहूर है। हाँ, अब मैं पूछूंगा, आप कहेंगे वो नहीं बताऊंगे, पर ऐसे पूछ रहा हूँ संजय दत्त को या याकूब को या कसाब, लेट्स फिनिश इट नाउ, किसी को आपने क्या काम दिया और कैसे तय करते हैं काम देना? सी, ये उसकी चॉइस है। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, भगवान न करे ऊपर वाला हमें कभी जाना पड़े, हम बाहर से पूछ लें अंदर वालों से, भाई कैसे होता है प्लीज उससे दूर रहिए। पर ऐसा है कि आपकी चॉइस, लाइक कहीं मोस्ट जो हमारे महाराष्ट्र कारागृह में जो ज्यादा कॉन्विक्ट्स हैं जिनकी शिक्षा साबित हुई है, वो ना फार्मर्स हैं। तो इसलिए हमने बहुत ओपन प्रिजन कर दी हैं। अच्छा। और जो ओपन कारागृह, खुले कारागृह हैं, उसमें उनको फार्मिंग की खेती करते हैं। हाँ, तो वो खेती करते हैं और खुश रहते हैं। पर कई कारपेंटर्स हैं, कोई प्लम्बर है और कई तो ग्रेजुएट्स हैं। इनफैक्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हरियाणा कारागृह विभाग का जो नेटवर्किंग है और जो उनका कंप्यूटर सिस्टम है, वो वहाँ पे एक ग्रेजुएट लड़का जो कारागृह में था, उसने डेवलप किया हुआ। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था जैसे कारागृह विभाग इज लाइक ए स्ट्रिक्ट स्कूल। अगर करप्शन ना हो तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, पर वहाँ पे भी हर जगह डिपार्टमेंट में ये जो भ्रष्टाचार आ गया, उससे वातावरण खराब होता है। और करप्शन को लेकर खैर आपकी अच्छी खासी नाराजगी है, एक चैप्टर भी आपने उस पर लिखा है। और मैं सारी बात इसलिए भी नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर किताब भी तो पढ़नी है। पर अब अंत में आखिरी सवाल, इतने सारे काम किए आपने, अब आप अपनी तरफ से मुझे जोड़कर बताइए कि 36 साल की नौकरी के बाद सबसे ज्यादा क्या याद आता है? मेरा यूनिफॉर्म। वाह एकदम जैसा आपने लिखा, एकदम क्रीज सीधी हुआ याद आता है। आपको मौका मिला फिर आईपीएस बनेंगी, फिर पुलिस का काम करेंगी? बिल्कुल कोई और चॉइस नहीं? नहीं, दिस यूनिफॉर्म इज वेरी पावरफुल। हाँ, इनकी किताब है और जब मैंने देखा, हाँ मतलब देख के भी अच्छा लगता है बहुत। और हमारे देश में वाकई यूनिफॉर्म को लेकर एक सम्मान है, और वो आर्मी का हो या पुलिस का हो, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म में की जाने वाली ड्यूटीज की बात ही अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आई, इतना वक्त दिया। बहुत सुंदर किताब लिखी है, दिलचस्प किस्से हैं, कुछ तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, लेकिन बहुत सारे अभी छूट गए। अच्छा है छूटे हैं। ज़रूर लोग ये किताब पढ़ें, मैं रिकमेंड करूँगा। पैन मैकमिलन इंडिया से आई है, नाम है मैडम कमिश्नर, और मीरा चड्ढा बोरवनकर इसकी लेखिका हैं। मैं चाहूँगा आगे भी आप लिखती रहें। इतना सारा तो मतलब जो भी आपने जिया सब तो नहीं आया होगा, काफ़ी कुछ रह भी गया। अच्छा, ये बाय द वे मेरी 3rd बुक है। हाँ, पहले मैंने लिखी है लीव्स ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ पन्ने, और इंस्पेक्टर चौगले। तो जिनको पुलिसिंग में इंटरेस्ट है वो इंस्पेक्टर चौगले पढ़ लें, वो सिंपल केसेस हैं। और ये जो लीव्स ऑफ लाइफ है, जीवन के कुछ पन्ने, वो है मोटिवेशनल। उसमें भी 28 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में करियर का एक एपिसोड है और उसके बाद लेसन्स लर्न्ड एंड एक्शन पॉइंट्स। तो वो तो पिछले 4 साल से महाराष्ट्र में बेस्ट सेलर है। वाह तो ये एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो फिर कोई किताब अगर मीरा जी ने लिखी तो उन्हें फिर इनवाइट करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के पॉडकास्ट से आपको बात करने के लिए इसके बाद भी बहुत कुछ मिला होगा, या फिर बार बार सुनने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य के साथ हमें देखने सुनने के लिए। पढ़ाकू नितिन में अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। नितिन ठाकुर को इजाज़त दीजिए और मीरा जी को भी। थैंक यू।